नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है। तो मींस क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बुक्स है, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसमें अगर आपने उन्हें क्लासिफाई कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो बुक का कलेक्शन है उसमें कुछ बुक आपके पास स्टीम पंक की है, तो स्टीम पंक की बुक्स को आपने अलग क्लासिफाई कर रखा है। अगर आपके पास जो फैंटेसी की बुक है उन्हें उनको आपने अलग क्लासिफाई कर रखा है मींस, और जो आपके पास साइंस फिक्शन की बुक है वो उनको आपने अलग क्लासिफाई कर रखा है मींस। जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है उनके बेसिस पर उन्हें अलग अलग जो क्लासेस है उनमें बांट देना। ठीक है, तो इसमें आइए हम पढ़ते हैं कि लेट अस फाइंड अबाउट out how classification can be useful in finding a book of our choice from the school library. If you wish to borrow a book, Harry Potter and the Goblet of Fire, from your school library, how would you find it? If the books are arranged alphabetically, then you would look at the titles under the letter H. In the case books are arranged according to the subject, you'd look for the section related to English books. मीन्स मान लीजिए कि आपकी जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर वाली बुक ढूंढनी है। अगर आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें जो बुक्स है अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होंगी, तो आप जो एच टाइटल वाली जो बुक्स हैं मीन्स जिनकी स्टार्टिंग एच से होती है, जिन बुक्स के टाइटल से, उस वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मिलेगी आपको। या फिर अगर वहां पर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अरेंज है तो वहां पर आप इंग्लिश बुक ढूंढेंगे। अगर आप वहां पर ये है कि इंग्लिश बुक है उसकी भी दो कैटेगरी हैं, लिटरेचर है और एक ग्रामर, तो लिटरेचर में आप जाएंगे वहां पर वो आपको मिलेगी। तो मीन्स जब हम किसी चीज की सॉर्टिंग करते हैं उन्हें जब हम वेल सॉर्टेड करके अलग अलग जो क्लासेस है उसमें क्लासिफाई करते हैं तो उसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों किसी चीज को क्लासिफाई करना पड़ता है। ग्रुपिंग थिंग्स मेक इट इजी टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज मीन्स जो चीजें हैं अगर हम उन्हें ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, तो वो इजी हो जाती है हमारी स्टडी के लिए। हम उन्हें इजीली लोकेट कर सकते हैं मीन्स हमें वो इजीली मिल भी सकती हैं। ठीक है, तो और क्या होता है, इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर अस टू लर्न एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज मीन्स ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि हम उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी पैटर्न हम पढ़ सकते हैं या फिर कोई पैटर्न याद कर सकते हैं। इट मेक्स आवर वर्क इजी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम इज अवॉइड। ये कैसे होता है मीन्स हमारा काम इजी होता है। जैसे आपके पास बुक्स है, आपके पास फैंटेसी है, आपके पास स्टीम पंक है, आपके पास साइंस फिक्शन है, आपके पास अर्बन फैंटेसी मीन्स बहुत सारी बुक है। एक तो आपने वो बिखेर रखी होंगी कि कोई बुक यहाँ पर पड़ी, कोई बुक यहाँ पर पड़ी है, तो आपको इजी नहीं लगेगा उन्हें ढूंढना और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उन्हें अच्छी तरह से अरेंज कर रखा है, अच्छी तरह से उन्हें सॉर्ट कर रखा है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हेल्प टू सेग्रीगेट सिमिलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट वंस मीन्स जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है ना उन्हें में अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक स्मार्ट व्यू है मींस एक डू यू नो लगा लीजिए, तो उस टाइप में है जो बायोलॉजी की ब्रांच है जिससे हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। मीन्स जैसे कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स है जब उनकी क्लासेस को हम क्लासिफाई करके उन्हें पढ़ते हैं तो उसे हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि
जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हैं और उन्हें नेम भी दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टैक्सोनॉमी में जैसे कि एक मैमेलिया होता है, एक रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, तो इसके हिसाब से जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स है उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, मींस किस चीज के ऑब्जेक्ट बने होते हैं। Objects around us are made up of different kinds of materials such as glass, plastic, wood, and cotton. Leather, paper, and rubber. Curtains are made up of cloth. Table is made up of wood. Bags are made up of leather, and pair of slipper is made up of rubber. For making a particular object, a combination of several materials can be required. For example, to make a bicycle, like metal, rubber, plastics, and leather will be required. On the contrary, materials of different kinds can also be used to make the same object. For example, a ball can be made up of rubber, plastic, or leather. Similarly, a single object like the tumbler can be made up of plastic, glass, or metal. We can also use same material for making many different objects. For example, glass can be used to make crockery, spectacles, and window panes. Cloth can be used to make bed covers, curtains, and garments. मीन्स हमें ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट किन चीजों के बनते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है हमारी लाइफ में। जैसे कि कई ऑब्जेक्ट होते हैं जो कई टाइप की चीजों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बाइसाइकिल है, फिर कार है आपके पास, मीन्स कुछ भी है, तो उसमें अलग अलग चीजें यूज होंगी। जैसे रबर यूज होगा, उसमें मेटल्स यूज होंगे, उसमें प्लास्टिक का भी यूज हो सकता है। कई चीजें होती है जो मीन्स एक ही टाइप की चीज, कई टाइप की जो एक ही ऑब्जेक्ट हम कई टाइप की चीजों से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, तो वो बॉल हमारी रबर की भी हो सकती है, बॉल लेदर की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक टम्बलर है, तो टम्बलर हमारा ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। डिपेंड करता है हम उसे यूज किस चीज में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब आपके पास एक यूटेंसिल है, एक तो यूटेंसिल है, फिर कोई भी ऐसे टम्बलर है, तो अगर आपको उसमें नॉर्मल जो सूखी चीजें स्टोर करनी है तो आप उसे प्लास्टिक या फिर कांच का भी यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको उसमें कुकिंग करनी है तो आप उसको मेटल का लेंगे, क्योंकि अगर आप उसको ग्लास का या फिर हम उसे रबर का लेंगे तो जल्दी पिघल जाएगा और हमारे जो खाना है उसमें टॉक्सिन्स भी छोड़ देगा। तो इस वजह से डिपेंड करता है कि कोई भी चीज है उसे हम किस रूप में यूज करने वाले हैं। ऐसे ही एक टाइप की चीज से कई टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं। जैसे जो एक कपड़ा है, कपड़े से हम पर्दे भी बना सकते हैं, बेडशीट भी बना सकते हैं, हमारे जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी बना सकते हैं, और भी कई चीज। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मीन्स जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है वो क्या होती है प्रॉपर्टी। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वे टू क्लासिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। To observe characteristic based on this object can be grouped and classify is called property। Means यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टी है ना उसकी डेफिनेशन बता दी। तो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड फॉर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। ये जो ये जो लाइन है ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और डिफाइन प्रॉपर्टी। साइज, shape, color, different kinds of material are used some of the property one can use to classify objects। इसका मतलब क्या है कि साइज, शेप, कलर और डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल कुछ प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पर हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। We are to make a utensil for cooking food, we would need a material which is able to withstand high temperature। मीन्स अगर हमें खाना बनाने के लिए कोई यूटेंसिल चाहिए तो हमें उसमें ऐसा मटेरियल यूज करना होगा जो कि हाई टेम्परेचर पर पिघले ना, और ना ही वो खाने में टॉक्सिन्स छोड़े।
It must be also must be non-toxic. We know that plastic और rubber will melt on heating and both are bad conductor of heat. हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक और रबर है ये हीटिंग पर मेल्ट कर जाएंगे और ये दोनों जो हीट है उसकी बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो जो कुकिंग यूटेंसिल है वो उनसे नहीं बन सकते। कुकिंग यूटेंसिल है वो या तो एल्यूमिनियम से बनेंगे या फिर आयरन से बनेंगे, फिर स्टील से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें उन्हें कैसे यूज करना है। These are numerous properties by which one can choose a material. These properties help us to arrange materials into groups for specific use. Some of the physical properties are discussed below. इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल हम चूज करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके यूजेस के मटेरियल के बेसिस पर हम उसे चूज करते हैं। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है तो वो हम ये अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल स्टेट। ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। एनीथिंग यू कैन टच, होल्ड इन योर हैंड और फील इज मैटर। मैटर हैज अ डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: solid, liquid and gas. Matter is made up of tiny particles called molecules. The type and arrangement of molecule in a substance determine its properties. मीन्स फिजिकल स्टेट क्या होता है? जो भी चीज आप होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और या फिर फील कर सकते हैं उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर के तीन स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये कैसे बनते हैं? जो उनकी मॉलिक्यूल्स होती है उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हम उन्हें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें क्या है? जो सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड का क्या मतलब होता है कि इसकी एक डेफिनेट शेप होगी, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा आपके पास 500 ग्राम का। तो ये तो है नहीं कि अगर आप उसको किसी ग्लास में डालेंगे जिसकी जो कैपेसिटी है वो इससे कम है, मीन्स अगर, तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर वो 500 ग्राम का है तो ग्लास में डालने के बाद 400 ग्राम का हो जाएगा या फिर ग्लास की ही शेप ले लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं और इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो सॉलिड है इसकी एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है और इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट शेप में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जो होता है इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है ना, मान लीजिए आपके पास 500 ml जूस है, इसकी आपको फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहेगी, मीन्स अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो भी 500 ml रहेगी, अगर उसको आप थाली में डालोगे तो भी 500 ml रहेगी, लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं रहेगी। अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगी, अगर आप उसको किसी कटोरी में डालोगे तो कटोरी की शेप ले लेगी। जिसमें पार्टिकल्स होते हैं रेंडमली अरेंज्ड होते हैं और एक स्मॉल एक्सटेंट तक इसने हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स इसमें जो पार्टिकल्स या फिर इनके जो मॉलिक्यूल्स है ये रेंडमली अरेंज होती है, क्लोजली पैक नहीं होती जैसे कि सॉलिड में होते हैं। ठीक है, तो मीन्स लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर डेफिनेट शेप नहीं होती है, जो मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है गैस। गैस की ना ही तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा लूजली अरेंज होते हैं और ये हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस के उस पे different materials look different from each other. Rubber looks different from wood, which looks different from iron, amongst the metals too. You can see that iron looks grey, copper looks reddish brown, while aluminium looks whitish. You will find that metals like gold, platinum and silver have a shine on them which we call luster.
ठीक है। A shine on the object is known as luster. और जिनके ऊपर ये लस्टर नहीं होता मीन्स जो नहीं चमकते उन्हें बोलते हैं नॉन लस्टरस। क्या बोलते हैं? नॉन लस्टरस। These property of metal finds it used in making jewelry and decorative items. Such metals are called lustrous metal. Means जिन मेटल्स के पास लस्टर होती है उसे हम लस्टरस मेटल बोलते हैं, जिनके पास लस्टर नहीं होती उन्हें नॉन लस्टरस बोलते हैं। अब कोई मेटल लस्टरस क्यों होता है, मेटल या मटेरियल? जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, तो मीन्स उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल ही स्मूथ होता है, जिससे जो लाइट है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। मीन्स उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रेगुलर और जो नॉन लस्टरस मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर जो लस्टर क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो उसका सरफेस है वो इरेगुलर होता है। अब इरेगुलर और रेगुलर होने से क्या फर्क पड़ता है, तो ये हम आगे जाके लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्डनेस। मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड इनटू डिफरेंट एक्सटेंट सो दैट दे कैन be called soft or hard. Materials which can be compressed easily with hands or scratched easily are called soft. Means जो मटेरियल्स है वो एक डिफरेंट एक्सटेंट तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक स्पंज है, हम उसे आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक जो वुडन प्लैंक है उसे हम आराम से कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हार्ड है। तो इसमें हमें मीनिंग क्या होता है सॉफ्ट का? मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली विद हैंड्स और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। मीन्स जिन्हें हम अपने हाथों से आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, फिर आराम से उन पर स्क्रैच लगा सकते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि कॉटन और रबर। मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और कट आर कॉल्ड हार्ड। मीन्स जो मटेरियल्स जिन्हें हम आराम से कंप्रेस नहीं कर सकते या फिर उन्हें कट नहीं कर सकते मीन्स उस पर स्क्रैच नहीं लगा सकते, तो उन्हें बोलते हैं हम हार्ड। फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल एंड ग्लास। You can easily press your pillow, a piece of sponge or stuffed toy with your hands. You can say that pillow is soft. On other hand, you will not able to press a piece of wood with your hands. So it is hard. तो मैंने आपको ये पहले बता दिया। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ हार्डनेस, और अर्थ पर सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो है डायमंड। हार्डर substances scratches a less harder substance. For example, material used in making blackboard, slate or glass is harder than a chalk. Thus, on rubbing a chalk on the blackboard, it wears out, leaving a mark on the blackboard. This is how we are able to write on blackboard with a piece of chalk. Similarly, a knife made of iron will leave a mark on a piece of wood when the wood is scratched by a knife. Means जो एक हार्ड सब्सटेंस वो अपने से कम हार्ड सब्सटेंस पर स्क्रैच कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और आपके पास एक चाकू है, तो ऑफ कोर्स जो चाकू है वो लकड़ी से ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसकी जो ब्लेड होता है वो मेटल का होता है, तो उस पर स्क्रैच कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो वुडन प्लैंक है वो कम हार्ड है। किससे कम हार्ड है? जो नाइफ है उससे। ऐसे ही जो चौक का मटेरियल होता है और जो ब्लैक बोर्ड का मटेरियल होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो वुड का बना होता है और जो चौक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शायद से, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि चौक किस सब्सटेंस का बना होता है। तो जो चौक होता है वो ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिख सकता है? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और वो उस पर एक मार्क छोड़ देता है, तो इजीली स्क्रैच किया जा सकता है जो हार्ड सब्सटेंस है उससे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपका स्नेह और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।